जिनको बोलने के लिए जिन पर कार्रवाई हुई है। ये हमारे सरकार की नीयत है और नीति आप वहां देखेंगे। शिक्षा मंत्री एक आईआईटी में जाकर के बोल रहे थे कि आप लोग शोध क्या करते हैं, आप लोगों को राम सेतु पर जाके शोध करना चाहिए। ये हमारा टेम्परामेंट है कि या तो ये सरकार जाए या ये शिक्षा नीति जाए। या तो धरती से भगवान उखड़ेगा या फिर आसमान में धान उगेगा। आपको ड्रोन से आसमान में धान उगाने का भी सपना दिखाया जा सकता है, आप तैयार रहिए। कि क्यों हिमाचल प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक गुजरात मॉडल को थोड़ा माइनस कर दीजिए। के लिए कृषि नीति बनाई गई थी और आप विद्यार्थियों से शिक्षा छीनने के लिए ये नई शिक्षा नीति है। और आम विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं देने की कुल मिलाकर के कहें तो शिक्षा का जो दायित्व है, सरकार उस दायित्व से मुक्ति का ये मसौदा है। पूरी शिक्षा नीति को अगर आप देख लें और जो कुछ भी कहें, कुछ विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं शिक्षा नीति ने। मैं एक आध रिकॉर्ड की बात आपको कहता हूं। दुनिया भर की कोई भी शिक्षा नीति हो, उस शिक्षा नीति में ये बात नहीं कही गई होगी कि हमारा जो अगला रोड मैप है, इतने वर्षों में हम इंस्टीट्यूशन इतना कम कर देंगे। कोई भी नीति होती है वो कहती है कि हम इतने ज्यादा कॉलेज खोलेंगे, हम विश्वविद्यालय खोलेंगे। नई शिक्षा नीति जो 2020 की है वो 32 तक का रोड मैप है और आपको बताएं कि इस 32 तक में यह शिक्षा नीति 1/4 इंस्टीट्यूशन को बंद करने की योजना है। आज की तारीख में 50,000 कॉलेज विश्वविद्यालय मिला करके हैं और ये जो बांट रहे हैं हायर एजुकेशन को ए, बी और सी ग्रेड में, ए को इन्होंने शोध विश्वविद्यालय कहा है, बी को इन्होंने शिक्षण विश्वविद्यालय कहा है और सी को ये कॉलेज बोलते हैं, जैसे कॉलेज शिक्षण हो ही नहीं। और कहा कि शोध विश्वविद्यालय 100 से 300 होंगे, मतलब मिनिमम 100 मैक्सिमम 300। और जो शिक्षण विश्वविद्यालय हैं वो 1000 से 2000 होंगे और जो कॉलेज हैं वो 5000 से 10,000 होंगे। यानी कि टोटल को आप जोड़ दें, मैक्सिमम को जोड़ें तो वो 12,300 होता है। आज की तारीख में 50,000 हैं, यानी कि 32 तक ये विश्वविद्यालय कॉलेज को मर्ज करके घटा करके 12,300 करेंगे। और उनकी योजना है कि इस 32 तक में दुगुने विद्यार्थी को लेना, यानी आज की तारीख में जितने स्टूडेंट हैं उसके दुगुने विद्यार्थी 1/4 इंस्टीट्यूशन में जाएंगे। क्या हालत बनेगी विश्वविद्यालयों की, कॉलेजों की। और कहा है कि जो कॉलेज मानक पूरा नहीं कर पाएंगे, मानक विद इन कोर्ट में कह रहा हूं, उनको मर्ज कर दिया जाएगा ए और बी टाइप में, और जिनको मर्ज किया जाएगा उनको सार्वजनिक संसाधन के रूप में, जैसे वैध शिक्षा, जैसे शौचालय, ये उसमें वो तब्दील करेंगे। तो ये स्थिति हायर एजुकेशन की है। अब स्कूल एजुकेशन के बारे में देखें, आप जानते हैं कि लगातार स्कूल्स बंद हो रहे हैं। बंद होना अपनी जगह पे है, वो तो भयानक है ही। एक भयानक बात इसमें ये है कि ये हमारे इनकी निगाह जो है वो पूरे देश के स्कूल के संसाधन पर है, क्योंकि जो सरकारी स्कूल हैं उनके पास बहुत जमीन है, बड़े बड़े भवन हैं, भले ही वो मेंटेन हो या ना हो। हमारे मधुबनी में वाटसन स्कूल बड़ा सा कैंपस है, उसके आधे को सरकार को दे दिया गया है और उसमें वो ऑल इंडिया बैडमिंटन कुछ स्पोर्ट्स क्लब खोलेंगे। तो इस तरह से उसमें लिखा हुआ है कि जो स्कूल्स हैं उसके संसाधन नियरेस्ट उस शहर के प्राइवेट स्कूल को दिए जाएंगे। न सिर्फ संसाधन बल्कि ह्यूमन रिसोर्स संसाधन भी, शिक्षक भी, प्लेग्राउंड भी, प्रयोगशाला भी, ये सारी चीजें आधे समय में अपना स्कूल चलेंगे और आधे में हायर करेंगे, भाड़े पर दे देंगे वो प्राइवेट स्कूल को। अब आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल का टाई लगाया हुआ, अच्छे कपड़े लगते पहने हुए जब उसमें खेलने आएंगे, जब प्रयोगशाला में आएंगे, तो जो सरकारी स्कूल के बच्चे तो वैसे ही साइड हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि धीरे धीरे कई स्तरों पर, एक स्तरों पर बंद करने के लिए, और बंद करने की जो इनकी साइकोलॉजी है, जो लॉजिक है, वो अद्भुत है। वो लॉजिक जरा समझें
कहते हैं कि जहां बच्चे कम हैं उस स्कूल को हम बंद कर देंगे। भैया, भारत जो देश की जो ज्योग्राफी है उसमें कम ज्यादा का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे यहाँ पहाड़ हैं, हमारे यहाँ बालू है, जंगल है, वहां स्वाभाविक है कि कम बच्चे होंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जहां कम बच्चे हैं वहां हम बच्चे को लाएं। कोशिश हमारी ये नहीं होनी चाहिए कि जहां बच्चे कम हैं उस स्कूल को हम बंद कर दें। पूरी योजना बनी हुई है, और गुजरात हो कि झारखंड हो, बिहार का हवाला भी साथी ने दिया, हजारों के पैमाने पर स्कूल बंद हो रहे हैं और भविष्य में होंगे, और जो नहीं होंगे उसके लिए संसाधन भाड़े पर देने की व्यवस्था हो गई है। सही कहा अपूर्वानंद जी ने कि नीति नहीं है, अनीति है। मैं कहता हूं कि नीति और नियत का प्रचंड फर्क है नई शिक्षा नीति में। अगर आप दोनों को अलग करके देखें, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति जो बनी जाकिर हुसैन के टाइम से लेकर के अभी तक के शिक्षा नीति की जितनी अच्छी बातें हैं सबको उसमें डाल दिया गया है। लेकिन वो डाला कहाँ गया है? होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन आप जब उसको ठीक से पढ़ेंगे कि क्या करेंगे, उसमें यही सब करेंगे। 1/3 कॉलेज कर देंगे। ये लोकतंत्र की बात मैं आपको बताऊं कि कम से कम 50 जगह की लोकतांत्रिक शिक्षा होगी। और नियत क्या है कि आदमी बोलने वाले का भी, यहां हमारे बीच कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको बोलने के लिए जिन पर कार्रवाई हुई है, ये हमारे सरकार की नियत है। और नीति आप वहां देखेंगे, यहां तक कि उसमें लिखा हुआ है कि हम वैज्ञानिक टेम्परामेंट की शिक्षा देंगे। और यह भी लिखा है कि साइंस में ही नहीं देंगे, बल्कि हम सोशल साइंस में, साहित्य में भी हम साइंस, वैज्ञानिक प्रवृत्ति की शिक्षा देंगे। और हम, आप जानते हैं कि सरकार कितनी वैज्ञानिक रूप से सोचती है। जिस समय ये ड्राफ्ट पास हो रहा था, ऐन वक्त उसी दिन शिक्षा मंत्री एक IIT में जाकर के बोल रहे थे कि आप लोग शोध क्या करते हैं, आप लोगों को राम सेतु पर जाकर शोध करना चाहिए। ये हमारा टेम्परामेंट है। कोई कहता है जाकर के कि जो सूर है वो सर्जरी का केस है, कोई नारद को बता रहा है कि मीडिया का हमारा वहां शुरू है। इस तरह के सोच वाले जब शिक्षा बनाएंगे और कहेंगे कि हम वैज्ञानिक शिक्षा देंगे, तो ये पाखंड है, ये छलावा है, ये ढोंग है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस छलावे के खिलाफ आज आप जमा हुए हैं, और इसी तरह से अगर चलता रहा पूरे देश में ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि ये शिक्षा नीति सरकार के दायित्व मुक्ति का पत्र है ये, और पूरे देश के युवाओं को एकत्रित होना चाहिए। और ऐसी स्थिति कायम होनी चाहिए कि या तो ये सरकार जाए या ये शिक्षा नीति जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। उस मुद्दे पर मैं आऊं उसके पहले राजेश जोशी की कविता से अपनी बात शुरू करूंगा। भूख तेहरी तक आ गई है दौंदरा मचाने को, अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट चुकी है अपने चकनाचूर सपनों के खड़े लोगों के पांवों में। उसकी किरचें चुभ रही हैं और छालों से खून रिस रहा है। राष्ट्रवाद नाम का एक पागल नंगा घूम रहा है सड़कों पर, कहता है अबू हसन इसे जानने को किसी पोथी पत्रे की जरूरत नहीं। तबाही की इबारत आसमान पर लिखी है। हताशा में राजनीति का मध्य मार्ग बार बार दाईं ओर मुड़ जाता है, और हमारा वामपंथ सिमट रहा है हाशिए पर। न्यायपालिका ऊपर से आदेश का इंतजार कर रही है, और किसी नरसिंह अवतार के प्रकट हुए बिना ही चौथा खंभा फटकर गिर चुका है। बैंक बिक गए, रेल बिक गई, हवाई जहाज की बोली लग रही है। सुनो, कहता है अबू हसन, फौजें दिखें न दिखें, फौजी बूटों की आवाज आ रही है। आपको तो फौजी दिख भी रहे होंगे। वैसे छात्र जीवन के जमाने से ही ऐसे जलसे, प्रोटेस्ट, जुलूस जंतर मंतर के आसपास आने पर आज विद्रोही जी की कविता की कमी खल रही है। इसलिए मैंने अपनी बात कविता से शुरू की। लेकिन ये नाइंसाफी होगी कि रामाशंकर विद्रोही की वो 4 पंक्तियां ना पढ़ दूं। जिस क्रिटिकल थिंकिंग की यहाँ जरूरत है, उन्होंने कहा कि वो खेतिहर समाज से आते थे विद्रोही जी, और अपना जुड़ाव यूनिवर्सिटी
में रहते हुए भी अक्सर उन्होंने रखा गांव घर से। वो कहते हैं, वो लिखते हैं कि मैं आसमान में धान बो रहा हूं। लोग कहते हैं कि पगले, आसमान में धान नहीं उगा करता। मैं कहता हूं कि पगले, यदि धरती पर भगवान उग सकता है तो आसमान में धान भी उग सकता है, और अब तो दोनों में से एक होकर रहेगा। या तो धरती से भगवान उखड़ेगा या फिर आसमान में धान उगेगा। आपको ड्रोन से आसमान में धान उगाने का भी सपना दिखाया जा सकता है, आप तैयार रहिए। इस मंच से मैं एक और श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। मेरे कलीग हैं डॉक्टर मुजीब, उन्होंने अभी हिंदू में लिखा। मोहम्मद गुलाम जौला भारतीय किसान यूनियन के वन ऑफ द फाउंडर, और उन्होंने बहुत पहले एक नारा दिया था जिसको राकेश टिकैत ने की जो हाल की रैली हुई, और आप इस बात से मेरे साथ इत्तेफाक रखेंगे कि उस दिन से देश का और देश के हुक्मरानों का भी मूड बदला। उनका नारा था, हर हर महादेव अल्लाहू अकबर। आपको लग रहा होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बात करते हुए मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपका पूरा अटेंशन जो इस बैनर पर लिखा है नो टू पॉलिटिक्स ऑफ हेट, तो इसीलिए इस मंच से आज उनको ये श्रद्धांजलि अर्पित करना बहुत जरूरी है। अब मैं डायरेक्ट भाषा वाले सवाल उठाऊंगा। अभी आपको पता है, कल एक बच्ची ने यूपीएससी टॉप किया, उसका इंटरव्यू आया। उसने बोला कि टेक्निकल मिस्टेक से उस बच्ची ने पिछले बार हिंदी माध्यम भर दिया था गलती से, और 1 नंबर से उसका इंटरव्यू कॉल रह गया। इस बार वो इंग्लिश माध्यम से गई और वो टॉप की। हिंदी के ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं, नाइंसाफी होगी पर बात कनेक्टेड है इसलिए बोल रहा हूं। गीतांजलि श्री को एक बड़ा अवार्ड मिला और हिंदी में मिला। मैं ये मानता हूं कि वो ट्रांसलेट होकर दुनिया के और बड़े पाठक वर्ग के बीच गया, इसीलिए वो अवार्ड के लिए और ज्यादा उसकी योग्यता बनी। पर आप समझिए कि इस देश के हुक्मरान जो हिंदुत्व की बात करते हैं, उस नोवेल के लिए बधाई नहीं मिलती है, क्योंकि उसके कैरेक्टर्स में पाकिस्तान है, उसके कैरेक्टर में मंटो है। तो हिंदी का भी जो, अब फिर से मैं जैसा कहा कि हम जब बच्चे थे तो दिनकर को पढ़ते थे। दो न्याय अगर तो आता तो यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी भूमि में तमाम। क्यों भाई? तो न्याय अगर तो आधा दो, और यही हिंदी दिनकर कहते हैं और मुक्ति बोध कहते हैं कि बराबरी का हक, बराबरी का दावा, नहीं तो बस मुठभेड़ और धावा। तो हमें हिंदी, हिंदुआइजेशन और हिंदुत्व के इस कनेक्शन को देखना पड़ेगा। मैं बारहा सोचता हूं, मैं गलत हो सकता हूं, इस पर और रिसर्च होने की जरूरत है कि क्यों हिमाचल प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक, गुजरात मॉडल को थोड़ा माइनस कर दीजिए, इसी बीच इनकी सरकारें हैं। हम बेवकूफ है जो समझते हैं हम नॉर्थ इंडियन है, बिहार झारखंड वाले को बोल रहा हूं। हम तो ईस्ट इंडियन, ज्योग्राफी की परिभाषा में हम नॉर्थ इंडियन नहीं है, लेकिन झूठ मूठ का हम हिंदी में बहे जा रहे हैं। और हिंदी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के बच्चों का हिंदुआइजेशन और हिंदुत्व के तरफ झुकने का एकमात्र वजह मुझे लगता है कि उनकी 2nd या 3rd लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। मैं एक वाकया बताता हूं। हमारे क्लासरूम में एक केरल की बच्ची थी और एक बिहार झारखंड, मतलब बिल्कुल मैं जिस दुमका का लड़का था। उसने बोला कि सर अंग्रेजी में तो प्रेजेंटेशन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हिंदी में कर सकते हैं क्या? मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हो। ओके, एवरीबॉडी विल मेक प्रेजेंटेशन इन हिंदी, ऑलराइट। केरल की वो लड़की सहम गई, बोली कि सर आई कांट प्रेजेंट इन हिंदी। मैंने बोला नहीं, आप बिल्कुल अंग्रेजी में करो। तो ये लड़का, जिसको मैंने ये, ऐसा नहीं कि उसके लिए मैंने ये पॉलिसी बना दी कि आप हिंदी में प्रेजेंट कीजिए, मैंने कहा कि आप हिंदी में प्रेजेंट कर रहे हैं।
लेकिन हमारा डोमिनेंट डिस्कोर्स जो है नॉर्थ इंडियन मेंटालिटी, उसने ये मान लिया कि हमारी बात क्लासरूम में साबित हो गई और हम जीत गए। उसने बोला कि बट तुम तो हमारी भाषा समझती हो। केरल की उस बच्ची ने बोला कि हम तो आपका भाषा समझता है, आप मेरा भाषा थोड़ा भी नहीं समझता है। The point that I am trying to make from this platform is that the many agendas that All India Students Association have put here, let compulsory English education be added to this agenda, and I would request honorable parliamentarian to raise this in the parliament, because हम हिंदी वाले, अब मेरी पहली भाषा तो अंगिका है। बचपन में स्कूल यूनिवर्सिटी के जमाने में ये अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज योर सेकंड लैंग्वेज, व्हाट इज योर थर्ड लैंग्वेज। आई सेड माय फादर्स इंग्लिश वाज माय फादर्स 8th लैंग्वेज, क्योंकि 8वीं क्लास में उन्होंने एबीसीडी शुरू। अब सवाल ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का न्यू लिबरलिज्म से क्या कनेक्शन है। ये मैं 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, और ये जरूरी है क्योंकि जेएनयू के ढेर सारे छात्र हैं। हम जब स्टूडेंट थे तो इतने मजबूत प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनको हम लोगों ने काला झंडा दिखाया था, और डर तब भी नहीं लगा था, अब भी नहीं लगता है। मैं अक्सर बड़े पैरेलल सिनेमा का एग्जाम्पल नहीं देता हूं, मैं मेन स्ट्रीम सिनेमा का भी एग्जाम्पल देता हूं। प्रियंका चोपड़ा लीड एक्ट्रेस हैं, फिल्म का नाम है मैरी कॉम। उसका एक बड़ा खूबसूरत डायलॉग है, मुझे बहुत पसंद है। वो अपने कोच को बोलती है, सर इतना भी मत डराइए ना कि डर ही खत्म हो जाए। तो इस दौर में जो माहौल जिसमें आप प्रधानमंत्री को आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल पूछ सकते थे, वो प्रधानमंत्री भी जब शाम तक जेएनयू में बड़ा दहशत का माहौल था, वर्दी वाले ऐसे ही घूम रहे थे, हमें लग रहा था कि पता नहीं किसके साथ क्या होगा। अगले दिन पीएमओ ने एक डिसीजन लिया दैट नो स्ट्रिक्ट एक्शन बी टेकन अगेंस्ट एनी स्टूडेंट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। दीपंकर जी हैं, इकोनॉमिक्स के छात्र हैं। इसी वो प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाने वाले मुद्दे से ही जुड़ा हुआ एक वाकया के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। जामिया में लोग पूछ रहे थे कि साहब एनईपी तो लागू हो गया, क्यों जा रहे हैं? मैंने बोला कि कुछ लोग अभी भी नहीं मानते हैं कि वो लागू हुआ। एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ एन इंसिडेंट एट द सेम डे व्हेन वी हैड शोन ब्लैक फ्लैग्स टू द देन प्राइम मिनिस्टर। वी हैड अ प्रोफेसर कॉल्ड प्रोफेसर, वी स्टिल हैव प्रोफेसर प्रभात पटनायक, दीपंकर जी जानते हैं। उनको भी हमने पब्लिक मीटिंग में बुलाया। उन्होंने बोला कि यू नो व्हेन आई मेट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन वाशिंगटन डीसी, व्हाट डिड ही से? प्रोफेसर पटनायक, the entire South Asia has accepted this new liberal economic policy except for a small group of people at the foothills of Aravalli called JNU. And this makes a difference. This only I'm not trying to sort of मैं उस हायरार्की के बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं नहीं मानता हूं कि जेएनयू बहुत महान जगह है, पर वो विचार जो मुझे दिनकर से मुक्तिबोध तक लाता है, उस एल्यूमिनाई को लाल सलाम। आयशा को इसलिए भी लाल सलाम कि आपने रतनलाल को जब गिरफ्तार किया गया तो आपने बड़ी मुस्तैदी से वो लड़ाई लड़ी। और इसके साथ मैं अपनी बात फिर से खत्म करता हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।